अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। जैसा कि ग्रुप में अनाउंस किया था, आज मेनली हमारा मकसद जो है वो आप लोगों की क्यूरीज या कोई कन्फ्यूजन्स या जो आप लोगों ने होमवर्क किए हुए हैं उनको डिस्कस करना, या आप लोगों के जहन में कोई पॉइंट्स हैं जो आप लोग पूछना चाहते हैं। बेसिकली काइंड ऑफ रिवीजन कह लें या एक गो थ्रू करना कह लें सारे टॉपिक से। तो आप लोगों के क्वेश्चन हैंड रेज करते जाएं, फिर इंशाल्लाह उसको हम वन बाय वन क्वेश्चन देते जाते हैं। जी वरीशा, अस्सलाम वालेकुम। आप शुरू कर सकती हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मेरी आवाज़ क्लियर है ना? जी जी। वो मैंने मैंने ना यशवा जो है उनके साथ एक टॉपिक स्टार्ट किया था। उस पे काफ़ी हम आगे भी पहुंच गए थे। बट उनसे जब से कोलैबोरेशन नहीं हो पाया, तो फिर वो टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि वो टॉपिक स्टार्ट उन्होंने किया था और मुझे कुछ नहीं समझ आया। तो मैंने टॉपिक फिर वो चुना जिसके ऊपर मैंने पहले भी थोड़ी बहुत वर्किंग की हुई है। तो वही मैंने अभी भेज दिया है, बट उस पे मैं काफी पीछे हूँ। लाइक आई हैव लिटरेचर बट आई हैवंट रिव्यूड इट अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस यू हैव एक्सप्लेन। मैंने इतना काम कर लिया है कि आप लोगों ने जो सिखाया है वो मैंने सीख लिया है, कि मैं आपकी प्रेजेंटेशन देख के अपना अपडेट करती जाती हूँ अपने नोट्स में। तो आप उसको देख के बता सकते हैं कि मेरे लिए क्या पॉसिबल है कि मैं इस नेक्स्ट वीक में उसे कंप्लीट कर सकूं, और आप चेक करवा लें। लाइक ओके। आई डोंट हम आई डोंट हैव एनीथिंग कि मैं प्रेजेंटेशन ही बनाऊं और प्रेजेंट ही करूं। मैं यहाँ पे एक्चुअली लर्निंग के लिए थी कि मेरा तरीका करेक्ट हो जाए जैसे मैं रिसर्च करती हूँ। तो आप इस पे मुझे गाइड करते हैं। हाँ जी। ठीक हो गया। हाँ उसामा, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। वरीशा ने जो शेयर किया, अगर हम वो खोल लें और फिर जी डिस्कस जी, करें। मैं बस 1 मिनट शेयर कर रहा हूँ। इम्पैक्ट ऑफ इमोशंस ऑन हाई स्टेक डिसीजन। स्क्रीन नजर आ रही है? सही। यस। जी। Okay. What are the emotions? अच्छा, इसमें एक जो मेन कमेंट या मैं उसमें फीडबैक देना चाहूँगा कि टॉपिक आपका डायरेक्शन हम कह सकते हैं ठीक है, लेकिन अभी करंटली ना काफ़ी ब्रॉड है। पहले मैं स्ट्रेंथ्स बता देता हूँ। स्ट्रेंथ्स क्या है बेसिकली? आपका जो टॉपिक है वो रिसर्चेबल है, ऐसा नहीं है कि रिसर्चेबल नहीं है। और उसमें मेनली आपने जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल इस आपने ये कहा हुआ है कि जो फियर है ऑफ नॉट फुलफिलिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ फैमिली, उससे क्या लोगों पे इम्पैक्ट आता है। या फिर ओवरऑल आपने ये बताया है कि व्हाट विल बी द आउटकम इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। लेकिन इसमें जो मेन कंसर्न है वो ये है कि ये थोड़ा ब्रॉड है। फॉर एग्जांपल एवरी डिसीजन इन लाइफ, इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म। आपको उसको नैरो डाउन करना पड़ेगा। या तो कि एक एक डायरेक्शन चूज कर लें, एक कैटेगरी का डिसीजन चूज कर लें। जिस सिर्फ ये कहना कि एवरी डिसीजन इन लाइफ और डिफरेंट सिचुएशंस इन लाइफ इट्स इज वेरी ब्रॉड। और एवरी ह्यूमन या फिर ह्यूमन कोर्स, जो ह्यूमन का जो फुल लाइफ कोर्स है, ये काफ़ी ना जेनेरिक टर्म्स हैं, काफ़ी ब्रॉड टर्म्स हैं जो कि इस पूरे टॉपिक को थोड़ा सा वेग बनाती हैं। अगेन इसको फनल फनल
अगर आपको शायद याद हो जो हमने उसमें से गुजारा था, तो इस पे वो चीज़ इम्प्लीमेंट, जिस तरह आप कह रही कि आपने टॉपिक नए सिरे से चूज़ किया है, तो वो इसमें नज़र आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है कि इसको मज़ीद नैरो डाउन होने की ज़रूरत है। इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स इस सेंस में कि आपको अपनी चीज़ें काफ़ी ब्रॉड हैं, इनको स्पेसिफिक्स लेके आए, आपके स्पेसिफिक्स नहीं है टॉपिक के अंदर। जी, मैं वो कर दूंगी। आपने जो प्रेजेंटेशन भेजी उसको देख के मैंने इतना कर लिया था। नेक्स्ट सही वो से। फनल से गुजरने वाली थी इंशाल्लाह मैं करती और इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इंटरेस्ट स्टेटमेंट तो है, प्रॉब्लम हूँ। स्टेटमेंट इसमें इतनी स्ट्रॉन्ग और क्लियर नज़र नहीं आ रही। इंटरेस्ट स्टेटमेंट तो है, वाई इट मैटर्स है ये भी है, लेकिन प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने अभी तक वो नहीं इसमें एलेबोरेट की हुई कि आपका क्या प्रॉब्लम है जिसको आप आंसर करना चाह रहे हैं, या आपका कौन सा प्रॉब्लम है जिसको आपने नैरो डाउन किया, जिसको आप आंसर करेंगे, जिसके लिए आपने क्वेश्चंस बनाए। ओके, तो ये मैं जी। आपको वैसे बता सकती हूँ अभी, या मैं इसको लिख के ही आपको मतलब भेज आप लिख के दूँ? शेयर कर दें, थोड़ा सा अगर ठीक। आपके जहन में कोई पॉइंट्स हैं तो थोड़ा सा एक दो सेंटेंसेस बता दें, अगर वो ज़्यादा जी जी ब्रॉड हुए तो। अगर जी आपके जी पास ऑन टॉप ऑफ योर माइंड कुछ है तो वो आप शेयर अभी बता सकती हैं, इस वक्त भी बता सकती हैं। अगर मुझे ये लगा कि वो बहुत ब्रॉड हैं या बहुत ज़्यादा वेग हैं, तो उसमें मज़ीद थोड़ा सा उसको हम रिफाइन करने की कोशिश कर सकते हैं। जी जी, मेरे पास है एक्चुअली। वो मेरा जो फैमिली ग्रुप है, और मैं जिस क्लस्टर के साथ काम करती हूँ, लाइक आई हैव 100 पीपल इन माई ग्रुप जिनके साथ मैं काम करती हूँ, और 10 पीपल्स इन माई फैमिली एंड फ्रेंड्स ग्रुप, और मैं उनसे मिलती भी हूँ। और जनरली भी मैंने इतनी अवेयरनेस देखी नहीं है इमोशंस के बारे में। लाइक सबको पता है ये इम्पोर्टेंट है, और उनसे बात भी की है खुद। लाइक मेरे क्लस्टर से तो मैं हर हफ्ते बात करती हूँ ना, जो आईएमएस से कनेक्टेड है वहाँ भी। तो वहाँ पे ये नहीं पता कि इमोशंस का इम्पैक्ट डिसीजंस पे क्या पड़ता है, और उसकी वजह से हमारे लाइफ के बहुत सारे आउटकम्स वैसे हैं जो हम सोच रहे हैं कि ये कैसे आउटकम कैसे ऐसे निकल के आ रहा है, या मेरे जो लोग रिग्रेट कर रहे थे अक्सर कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो वो उसका जो पीछे का कोर्स है उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाते या करके देखते। लेकिन जब मैं उनका देखती हूँ और मैं उनको उनकी बात उनसे पूछती हूँ, तो मुझे वो दिख रहा होता है। तो मैं चाहती हूँ उन्हें भी दिखे और उन्हें अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने आए खुद। तो ये थी एक्चुअली मेरी रीजनिंग इसको चुनने की। इसमें पहली चीज जो आपको करनी है वो ये करनी है कि जो आपने कहा है ना कि वो अपने डिसीजंस नहीं ले पाते, यू नीड टू ओके नैरो इट डाउन। कौन से ओके डिसीजंस? अपने एजुकेशनल डिसीजंस, अपने करियर बेस्ड डिसीजंस, अपने फैमिली के साथ मैंने कैसे फाइनेंशियल डिसीजंस, कौन से डिसीजंस की बात हो रही है? सो यू नीड टू नैरो इट डाउन टू वन कैटेगरी ऑफ डिसीजंस, ताकि आप उसके बारे में लिटरेचर ढूंढ सकें, उसके बारे में आप कोई चीज़ ढूंढ सकें। करंटली आपने कहा है अपने डिसीजंस, दैट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म, यू नीड टू नैरो इट डाउन टू अपने कौन सी किस्म के डिसीजंस। करियर डिसीजंस कह सकते हैं, या फिर कोई और डिसीजंस कह सकते हैं, तो उनको बेसिकली उस डिसीजन के लेके नैरो डाउन करें, पहली चीज़ तो ये है। मेरे पास ना एक्चुअली वैसे तो हर उसके लिए ही था कोई ना कोई एक कैंडिडेट जिससे मैंने बात करी है। किसी का करियर बेस्ड था, किसी का फाइनेंशियल था, किसी का फैमिली डिसीजन था। और इससे पहले तक जो मैं पढ़ भी रही थी उसमें भी मैंने तीनों हर टाइप का एक लिखा था। बट एक रखना इज इम्पोर्टेंट, जैसे कि आप फिजिबिलिटी का इंपॉर्टेंट मेथड इस सेंस में ना, फिर उसके सेंस उस केस में आप उसका लिटरेचर पढ़ सकती हैं, आप लिटरेचर रिव्यू प्रॉपर कर सकती हैं। अगर आप सब देखेंगी तो फिर आपका लिटरेचर बहुत ब्रॉड हो जाएगा। करंटली तो आपने लिटरेचर, आप कह रही है देखे हैं, पेपर्स देखे हैं, लेकिन हाँ। उनकी फिर आप सेंस नहीं बना सकेंगे, इट विल बी लाइक टू वेग और टू ब्रॉड। तो इसलिए उसको, क्योंकि हम इस करंट इस एक्सरसाइज में, इस कोर्स में हम ये बेसिकली इस प्रोसेस से गुजरना चाह रहे हैं कि हम प्रॉपर लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, उसके बाद अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकाल रहे हैं, और उसके बाद अपने जो क्वेश्चंस हैं उनके बेस पे डेटा गैदर। फॉर एग्जांपल, आपने जो बताया कि आपने एक सब्जेक्ट देखा जो कि एक कैटेगरी में फिट आता था, कोई करियर डिसीजन अपने गलत ले रहा है, कोई फैमिली डिसीजन गलत ले रहा है, कोई फाइनेंशियल डिसीजन गलत ले रहा है। लेकिन जब आप कल जो हमने पिछले जो कुछ एक दो लेक्चर पढ़े हैं जिसमें हमने डेटा गैदरिंग की बात की थी, सैम्पलिंग की बात की, सैम्पलिंग बायस की बात की,
फिर उस केस में जब आप डेटा गैदर करेंगे तो किससे करेंगी? एक ठीक है। सब्जेक्ट होगा टोटल आपके पास, एक सब्जेक्ट की बेस पे तो आप कोई एनालिसिस नहीं कर सकती। तो उस हम्म। केस में फिर आपको नैरो डाउन करनी पड़ेगी चीज़ें, ताकि आपके पास पता हो कि मैंने जो दो तीन चार लोगों से इंटरव्यू किए, फॉर एग्जांपल आपके केस में हम कहते हैं जी कि इंटरव्यू एक अच्छा तरीका है डेटा गैदर करने का। तो वो उन तीन चार पांच लोगों से आप इंटरव्यू करेंगी कि अच्छा आप जब इमोशनली, फॉर एग्जांपल आप हाइटन थे या डिप्रेस थे या हैप्पी थे या एंगर में थे या किस में थे, उसमें आपने ये डिसीजन ले लिया, तो उस डिसीजन का क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो वो सेम कैटेगरी के डिसीजंस को आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये कर दूंगी। जी। फिर इसमें आपने अभी आपके केस में फोकस टॉपिक पहले तो आपने डिफाइन करना है। प्रॉपर प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो डिफाइन करनी है आपने। अभी इंटरेस्ट स्टेटमेंट है, आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करनी है। जो आपका एम है वही जो हमने सारे लेक्चर्स में सारी चीज़ें की थी, एम भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे रिसर्च क्वेश्चन जो आपने रिसर्च क्वेश्चन दिए हैं ये इंटरेस्ट स्टेटमेंट के बेस पे दिए हैं हमने। हालांकि हमने बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बेस पे अपना एम और ऑब्जेक्टिव निकालना है, उसकी बेस पे रिसर्च क्वेश्चन निकालने हैं। और फिर आपने डेटा कैसे गैदर करना है, इंटरव्यू से करना है, सर्वे से करना है, या कोई ऑलरेडी डेटा आपके पास है। ठीक है, तो ठीक आप उस सारे प्रोसेस से गुजरें ताकि आपका जो टॉपिक है वो नैरो डाउन हो जाए, प्रॉपर एम हो, प्रॉपर ऑब्जेक्टिव हो, प्रॉपर क्वेश्चंस हो। उन क्वेश्चंस की बेस पे आपको पता लगेगा कि आप मैंने कौन सा मेथड यूज करना है डेटा गैदर करने के लिए। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ये करती हूँ फिर। ठीक हो गया जी। ओके, इनके बाद और कौन है? सोबिया का होमवर्क था एक जो। सोबिया का होमवर्क था, मैं सोबिया का होमवर्क यहाँ पे शेयर भी करता हूँ। सोबिया ने इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन ब्रेन एंड हेल्थ, थिंक यही था। अच्छा जी। कंपेयर लिटरेचर, अच्छा, सोबिया है क्लास में? आई थिंक सो। नाम तो नजर आ रहा है, सोबिया सलीम आई थिंक। बस एक मिनट मुझे गो थ्रू कर रहा हूँ। ओके सोबिया, मैंने देखा था ये। तो एक तो माशाल्लाह आपने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी सारे सोर्सेज हैं, आपने डिटेल लिटरेचर रिव्यू ऐड किया है। लेकिन इसमें स्टिल जो एक चीज़ अभी तक पॉलिश होने की ज़रूरत है, मतलब देयर आर अ लॉट दैट यू हैव डन। आई थिंक ये दो तीन जो मोस्ट सीरियस प्रपोजल हैं, इट्स वन ऑफ दोज। सीरियस इन द सेंस कि इसमें डेप्थ एंड अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा है माशाल्लाह। इसमें अभी तक जो मुझे चीज़ कंफ्यूजिंग लगी वो यही कि इट्स स्टिल टू ब्रॉड। जैसे अगर अभी आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ रही हैं तो आपने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हैं कि इट्स रिलेटेड टू वाईफाई, या आपको कुछ थीम नज़र आती हैं कि रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स। फिर आप नेचुरल वर्सेस आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट पे जा रहे हैं। अ, अभी सामा पढ़ लेते हैं तो फिर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। फिर मैं आपको, ओके, आप पढ़ लें आराम से। मैंने एक और कॉपी खोली, मैं वो पढ़ रहा हूँ साथ में आप। ओके। ओके, इसमें नीचे लिटरेचर से भी आ गए। अब सर्वे जैसे पे। आपने जो सर्वे क्वेश्चंस आपने लिखे हैं, सो अब इसमें आपने टेक्नोलॉजी एंड डेली लाइफ का क्वेश्चन लिखा है। हैज़ द इंटरनेट एंड मॉडर्न टेक मेड आवर लाइव्स इजियर और मोर कॉम्प्लिकेटेड? देन आपने वायर्ड वर्सेस वायरलेस का क्वेश्चन लिखा है। फिर आपने हैप्पीनेस से रेलिवेंट क्वेश्चन लिखा है। आई एम नॉट श्योर हाउ दिस इज रिलेटेड टू, लाइक इसको आप कैसे लिंक करें। इसके आगे और भी क्वेश्चंस थे कुछ। इंटरव्यू क्वेश्चन। इंटरव्यू क्वेश्चन।
जैसे आपने ये क्वेश्चन लिखा, डज एक्सपोजर टू वायरलेस नेटवर्क रेडिएशन हैव एन इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन कॉग्निटिव फंक्शन सच एज मेमोरी और अटेंशन स्पैन। अब ये क्वेश्चन आप इंटरव्यू किससे लेंगी तो आप ये क्वेश्चन करेंगी? आपका जो सब्जेक्ट है उसको तो शायद इनमें से मेजर टर्म्स का भी ना पता हो कि वायरलेस नेटवर्क रेडिएशंस क्या हैं, ह्यूमन कॉग्निशन जो है वो कैसे मेजर की जाती है। तो अगेन आपके जो क्वेश्चंस हैं और जो सर्वे है, इट्स टू बेसिकली ब्रॉड। स्कोप स्कोप जो है ना, स्कोप और फिजिबिलिटी, हाँ। उनके इश्यूज आ रहे हैं। कि एक तो आपने लोग डिफाइन नहीं किए कि किन लोगों से आपने लेना है। आपने सारा कुछ कह दिया कि मैं चिल्ड्रंस, एडल्ट्स, हर किस्म के लोग। नैरो डाउन करें ऐसे लोगों से जिनसे एक्चुअल में आप या टीनेजर्स कर लें, बच्चे कर लें, या 6 to 12 ईयर्स ओल्ड के बच्चे कर लें, 12 to 17 ईयर्स ओल्ड बच्चे कर लें। और फिर उनके लिए जो आपने इंटरव्यू क्वेश्चंस बनाने हैं वो ऐसे बनाने हैं कि जो अ, उसमें सब्जेक्ट का जो नॉलेज है वो मैटर ना करता हो। आपने क्वेश्चन ऐसे डिजाइन करने हैं। नहीं, सोबिया का सॉरी मैसेज आया चैट में, आई विल इंटरव्यू एक्सपर्ट्स इन दीज फील्ड्स। ओके, आई डिडंट सी द मैसेज इन द चैट। क्या सोबिया क्या मतलब है, आप इंटरव्यू करके एक्सपर्ट से क्या पूछेंगी? लाइक हाउ वुड दे, व्हाट्स द आइडिया, यू नीड टू एक्सप्लेन इट मोर देन। तो आप डॉक्टर से पूछेंगी, हेल्थ प्रोफेशनल से पूछेंगी, उन लोगों से पूछेंगी जिन्होंने पहले इस पे रिसर्च की है? और अगर आप इन सब लोगों से पूछ रही हैं तो हाउ इज दैट सॉल्विंग योर टारगेट क्वेश्चन? जो आपका क्वेश्चन है असल में वाईफाई के इफेक्ट्स, तो उसके लिए आप एक्सपर्ट से ओपिनियन को आपने राइट सैंपल क्यों समझा है? आपको ये क्यों लगता है कि आपने एक्सपर्ट से ओपिनियन लेनी है और आपने खुद ये डे टू डे लाइफ असेस नहीं करनी है? आपने ये सैंपल जो है ये किस बेस पे डिसाइड किया है? हाउ डू यू जस्टिफाई दैट? ओके। अच्छा, ये गैप आपने प्रपोजल में फिल करना है कि अगर जैसे ये आपका प्रपोजल पढ़ते हुए दिस ये क्लैरिटी नहीं है कि आपके पार्टिसिपेंट कौन है। अब आपकी जो बात मुझे समझ आ रही है वो ये आ रही है कि आप एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगी जो कि हेल्थ साइंसेज के लोग हैं, और आप उनसे इंटरव्यू करेंगी और उनसे पूछेंगी कि हेल्थ साइंसेज के होंगे या आई डोंट नो, रेडिएशन से रेलिवेंट रेडिएशन होंगे। एक्सपर्ट्स होंगे, न्यूरो। हम्म। तो अगेन क्वेश्चन क्या है फिर आपका? विच क्वेश्चन विल यू आंसर बाय आस्किंग द एक्सपर्ट्स? नॉट इंटर लाइक रिसर्च क्वेश्चन क्या है जो आंसर होगा एक्सपर्ट से पूछ के? सॉरी उसामा, स्टार्ट में आपको जाना पड़ेगा। जी जी। अच्छा, अब आपने लिखा है इन अदर वर्ड्स, ये अगर मैं पैसेज यहाँ से पढूँ, फाइनली इट इज़ नीडेड टू मेक अ ब्रिज बिटवीन टू एनवायरनमेंट्स, इन अदर वर्ड्स द टू वेज ऑफ लिविंग व्हिच कैन बी टर्म्ड as rural and urban ways of life. It is needed to bridge the gap and do more research among children in schools on how these EM radiations help or hinder learning abilities, for example, focus and concentration, and do they have any effects on memory and ability to analyze in positive or negative manner? How do these artificial environments affect the health of adults? अब आप ये देख रही हैं, आपने स्कूल के बच्चों से बात शुरू की है, फिर आप एडल्ट्स पे गई हैं, और फिर आपने उसमें स्कूल रिलेटेड लर्निंग की भी बात की है, फिर आपने वाईफाई स्पेसिफिक रेडिएशंस की बात की है जर्नल ईएम से, और उसको आपने देखा है कि इंडिविजुअल, फैमिली और सोशल लाइफ। तो आपका बेसिकली जो टॉपिक है इट्स लाइक गोइंग एवरीवेयर इन द सेंस के
I will interview expert teachers that how they are seeing results. यहाँ पे ऊपर इन्होंने ये लिखा है कि ये जो जो जहाँ बिल्ड कर रहे हैं कि फॉर एडल्ट्स टू आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट इन एडल्ट्स इज कॉजिंग एडल्ट ब्रेन कॉजिंग अल्जाइमर हार्ट अटैक्स एंड कैंसर, ये तीन बिल्कुल डाइवर्स फील्ड्स हैं ये। अल्जाइमर इज कम्प्लीटली डिफरेंट, हार्ट अटैक इज सॉरी कम्प्लीटली डिफरेंट है, कैंसर तो इसमें स्कोप के इश्यूज भी आ रहे हैं ना। बिल्कुल। अगर आप टीचर से करेंगी देन योर होल प्रपोज़ल शुड बी टॉकिंग अबाउट स्कूल किड्स, कि मैं स्कूल के बच्चों पे क्या इफ़ेक्ट आते हैं, और उसमें हम टीचर से इंटरव्यू लेंगे कि ओवर द इयर्स उन्होंने क्या, जो अगर कोई 15 साल से पढ़ा रहा है तो बिफोर टेक, आफ्टर टेक उन्होंने क्या चेंजेस देखी हैं। दिस कैन बी योर डायरेक्शन और अ, तो ये बच्चों से स्पेसिफिक है। लेकिन अगर आप एडल्ट्स की बात कर रही हैं तो फिर आपके जो एक्सपर्ट्स होंगे वो टीचर्स नहीं हो सकते, वो कोई और होंगे। और यही बेसिकली आपने काफ़ी काम किया, आपने लिटरेचर रिव्यू किया, बहुत सारी सोर्सेज भी साइट किए हैं, लेकिन अभी भी आपकी ये सब आप रिसर्च कर सकती हैं लेकिन नॉट इन वन सिंगल पेपर। ये सारे अपने आप में एक एक रिसर्च प्रॉब्लम बनेंगे, उसके लिए डिफरेंट सैंपल होगा, टारगेटेड पॉपुलेशन डिफरेंट होगी, उसकी मेथोडोलॉजी आपको फ़र्क करनी पड़ेगी, क्वेश्चन उस हिसाब से डिज़ाइन करने पड़ेंगे। जब आप इन सबको इकट्ठा कर देंगी तो फिर इसमें से कोई भी जो है वो क्लियर रिसर्च एस्टैब्लिश नहीं कर पाएगा। तो अगर आप बच्चों पे फ़ोकस करें, उसमें आपकी ये जो है टीचर्स जो हैं इनसे इंटरव्यू लेना, ये सही स्ट्रैटेजी बनती है। सो सिर्फ़ इसको अपना प्रपोज़ल रखें और इसी को ही आगे लेके चलें। बाद में जब ये हो जाए तो फिर आप बिल्कुल एडल्ट्स पे शिफ्ट करें। आप अल्ज़ाइमर्स देखें, ब्रेन पे इफ़ेक्ट देखें, हार्ट पे देखें, तो वो सारा अलग-अलग रिसर्च होगी, सबको हम एक पेपर में नहीं डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक डायरेक्शन ये भी हो सकती है कि पहले तो आप ये प्रूव करें कि वाकई ही जो अर्बन लाइफ बच्चे गुजार रहे हैं और जो बच्चे जो हैं वो रूरल लाइफ गुजार रहे हैं, उनमें इन चीज़ों का डिफरेंस है कि उनका जो अटेंशन स्पैन है या उनमें अल्जाइमर है या कोई एक खास ब्रेन कंडीशन पहले चूज करें कि इस ब्रेन कंडीशन को मैं टारगेट करना चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप अटेंशन स्पैन की बात करती हैं या फोकस की बात करती हैं, तो आपने एवेल्युएट करना है। आप एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स देखेंगे जो कि अर्बन एरियाज में है, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट देखेंगे जो रूरल एरियाज में है, और उसमें फिर आप एज डिफाइन करेंगे कि 6 to 12 ईयर्स ओल्ड या ग्रेड 1 to 5 के बच्चे, ग्रेड 7 to 10 के बच्चे, उसमें या तो फिर टीचर्स को इंटरव्यू करें या उन बच्चों को इंटरव्यू करें। और उसकी बेस पे फिर आप ये कर सकते हैं कि आप कैटेगराइज करें कि अच्छा इन बच्चों में ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग इनकी स्ट्रेंथ है चूंकि ये खास एरिया में रह रहे हैं, या उनमें ये वीकनेस है क्योंकि खास एरिया में रह रहे हैं। ये एक डिफाइंड वेल डिफाइंड रिसर्च क्वेश्चन है। वही बात जो मैंने पहले फ्लैग भी कह रही थी आपको कि आपका स्कोप जो है वो बहुत ब्रॉड है। ट्राई टू नैरो इट डाउन टू जस्ट वन क्वेश्चन करंटली, एक एक स्कोप या एक टारगेट क्वेश्चन रखें और उसको आंसर करने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल ये टारगेट हो सकता है कि रूरल और अर्बन एरियाज में जो बच्चे हैं जो डिवाइसेस को या इलेक्ट्रॉनिक्स को एक्सपोज्ड हैं और जो एक्सपोज्ड नहीं हैं, उनका अटेंशन स्पैन में क्या डिफरेंस है। ये एक टारगेट रिसर्च क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपको पता है कि कौन है मेरा टारगेट, ये स्टूडेंट्स हैं किस एरिया में, इस एरिया में सैंपल साइज क्या है, 50 स्टूडेंट एक स्कूल से होंगे, 50 स्टूडेंट दूसरे स्कूल से होंगे, या 10 स्टूडेंट एक स्कूल से 10 स्टूडेंट दूसरे स्कूल से होंगे। इन एडिशन टू दैट 5 टीचर्स के मैं इंटरव्यू करूंगी एक साइड से, 5 टीचर्स के इंटरव्यू करूंगी दूसरे साइड से, और उसकी बेस पे फिर हम कुछ आंसर क्वेश्चन हैं जिनको हम आंसर करेंगे। डज दैट मेक सेंस? ओके। सो ओवरऑल वो जो सारे प्रोसेसेस थे वो तो आपने फॉलो किए, लेकिन जो एक चीज मिसिंग रह गई वो मेरे ख्याल में फनल फनल वाला इफेक्ट जो था ना, फनल से पास नहीं कर सके, वो मिसिंग रह गया। बाकी जो प्रोसेस है कि लिटरेचर कैसे रिव्यू करना है, उस लिटरेचर को समराइज कैसे करना है, वो सारे काम माशाल्लाह आपने काफ़ी अच्छे तरीके से किए हैं। द ओनली थिंग दैट रिमेनिंग इज टू नैरो डाउन द स्कोप, ब्रिंग डाउन 1 or 2 क्वेश्चन विच आर रियलिस्टिकली पॉसिबल, एंड देन उनके बारे में डेटा गैदर करें, उनसे फिर आउटकम निकालें। ओके, बारकल्लाह फीकुम फीक। बाकी प्रेजेंटेशन में कोई क्वेश्चन है किसी के? प्रेजेंटेशन हमने ग्रुप में शेयर की, आई थिंक नायाब ने शेयर की थी ग्रुप में, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरीज? प्रेजेंटेशन सबको क्लियर है?
अच्छा, प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट इस तरह है, अनाउंसमेंट भी ऐड कर देंगे। जो हम प्लान कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आप लोग हमें अपना टॉपिक्स बताएंगे और अपना प्रेजेंटेशन का बताएंगे कि आप देना चाह रहे हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग कि आप लोग जितने भी लोगों ने काम किया है लोग प्रेजेंट करें। इस बात की परेशानी या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी कैसी प्रेजेंटेशन होगी क्या नहीं होगी। एक गाइडलाइन हमने आपसे शेयर कर दी है ऑलरेडी। उस गाइडलाइन की बेस पे आप कोशिश करें कि आप प्रेजेंटेशन कुछ बनाएं और हम उसको ज़रूर प्रेजेंट करें। तो उसमें फिर ये है कि 15 मिनट्स टोटल स्लॉट होगी हर बंदे के लिए, हर स्टूडेंट के लिए, जिसमें 10 से 11 मिनट आप प्रेजेंट करेंगे और 4 से 5 मिनट के क्वेश्चन आंसर होंगे, डिस्कस करेंगे हम आपका टॉपिक। तो जैसे जैसे आप टाइम स्लॉट देते जाएंगे, जैसे जैसे सॉरी आप हमारे साथ टॉपिक शेयर करते जाएंगे, हम इंशाल्लाह आपको टाइम स्लॉट असाइन करते जाएंगे। हमारा प्लान ये है कि हम नेक्स्ट सैटरडे जो है उसी उसमें सारी जो प्रेजेंटेशंस हैं वो मुकम्मल करें और फिनिश करें, ताकि इंशाल्लाह ताकि हम कोर्स को भी रैप अप करने की कोशिश कर सकें। ले आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? इसमें अगर आप लोग चाहते हैं तो हम एक दो प्रेजेंटेशन खोल के आपको दिखा भी देते हैं। दूसरा ये है कि प्रेजेंटेशन आपने ये नहीं सोचना कि काम हुआ है या नहीं हुआ। रिसर्च का एक मेजर पार्ट ये है कि वो रिसर्च आपको कम्युनिकेट करनी आनी चाहिए। तो आपने प्रेजेंटेशन को एग्ज़ाम नहीं समझना, ये जैसे बाकी स्टेप्स आपने किए हैं, इट्स वन ऑफ द स्टेप्स कि रिसर्च तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक कि आप उसको कम्युनिकेट करना ना सीख लें। तो इसलिए आपने इसको लाजमी प्रेजेंट करना है। काम आपका जितना भी हुआ है, 20% है, 30% है, डजेंट मैटर, बट इट्स पार्ट ऑफ योर होल जर्नी। तो इसको स्किप नहीं आपने करना। जैसे राइटिंग वैसे ही प्रेजेंटेशन जो है वो लाजमी है। और इसमें ये ना सोचें कि आपने कितना किया है कितना नहीं किया। तो बस अपने टॉपिक्स और अपना नाम जो है वो ग्रुप पे भेज दें, तो फिर आप उस सीक्वेंस में आपको स्लॉट्स इंशाल्लाह साइन हो जाएंगी। बाकी एक दफ़ा हम स्लाइड्स गो थ्रू कर लेते हैं। मुझे एक आध कोई और होमवर्क भी आया था, आई थिंक शाजिया ने भेजा था। तो उस पे भी बाद में कमेंट एंड पे कर लेते हैं, शाजिया हैं क्लास में। और उसके अलावा स्लाइड्स देखते हैं, फिर अगर आपके क्वेश्चन नहीं है तो फिर रैप अप करते हैं। विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट सैटरडे इंशाल्लाह विद योर प्रेजेंटेशंस। स्लाइड नजर आ रही है? जी शाजिया का क्वेश्चन, जी शाजिया। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये मेरा कुछ मसले हैं। तो अभी बताऊं या अब आखिर में आप लोग प्रेजेंटेशन बता दें, फिर उसके बाद में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना? ठीक हो गया। हाँ, ठीक। ठीक। तो बेसिकली ये इसको शेयर करने का आइडिया, ये मकसद ये है कि आप लोग जो फ्लो है वो ये फॉलो करें। बाकी जो आपने प्रेजेंटेशन का जो डिज़ाइन बनाना है, प्रेजेंटेशन में जो टेम्पलेट देना है, जो भी देना है वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। लेकिन फ्लो में इन चीज़ों की जो चीज़ें मेंशन की गई हैं इनको जहन में रखें या इनको इन गाइडलाइंस को यूज़ करें। आपका मिनी रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंटेशन है, उसमें आप अपना नाम, प्रपोजल का टाइटल, कोर्स जो भी आप है और डेट को लिखें। आपका जो रिसर्च टॉपिक है उस रिसर्च टॉपिक के बारे में इस स्लाइड के अंदर क्या होना चाहिए। तो मेक श्योर करना है कि स्लाइड्स में बहुत ज़्यादा लोडेड कंटेंट ना हो, पैराग्राफ्स ना हो, लॉन्ग टेक्स्ट ना हो। जितना आप कंसाइज, जितना आप कम डाल सकते हैं इंफॉर्मेशन उतना डालें, बुलेट पॉइंट्स डालें। जितने फिगर्स ज़्यादा डाल सकते हैं उतनी अच्छी बात है, फिगर्स डालें। अपना जो फोकस है, तो जो फोकस टॉपिक है वो लिखें। जो जिस ग्रुप पे आप रिसर्च करेंगे, जिस जगह पे और जो कॉन्टेक्स्ट है वो लिखें। और जो अपना टॉपिक है उसको एक सिंपल सेंटेंस में एक्सप्लेन करें। ये आपकी सेकंड स्लाइड होगी। थर्ड स्लाइड में आप बैकग्राउंड और जो प्रॉब्लम है उसको डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें आप 2 से 3 लाइन में अपना बैकग्राउंड बताएंगे। उसके बाद जो मेन गैप या मेन प्रॉब्लम है अ, वो बताएंगे और बताएंगे कि ये जो प्रॉब्लम है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये क्यों मैटर करता है। ये आपकी नेक्स्ट स्लाइड होगी। एम्स एंड रिसर्च क्वेश्चन जो हमने आई थिंक लेक्चर 3 में शायद किया था। जो एम रिसर्च एम है, एक क्लियर एम रिसर्च एम लिखें। 1 से 3, 1 to 3 रिसर्च क्वेश्चन बताएं। और मेक श्योर करें कि जो आपका एम है और जो आपके रिसर्च क्वेश्चन हैं वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, या जो क्वेश्चन है वो एम को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। फिर जो लिटरेचर है आपने बताना है कि कौन सी मेन जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, 2 से 3 है, ज़्यादा भी हो सकती हैं, 4 5 भी कर सकते हैं आप। लेकिन आपने उनमें जो मेन आइडियाज़ हैं उनको समराइज करना है अपने अल्फाज में। और ये बताना है कि अभी तक ऐसा क्या है जिसपे जो स्टिल अनक्लियर है या जो मिसिंग है, जिसपे बेसिकली आप रिसर्च करेंगे, वो आप लिटरेचर के थ्रू बताएंगे।
फिर आपने अपना रिसर्च मेथड बताना है जो आप सोच रहे हैं कि कौन सा रिसर्च मेथड आप यूज़ करेंगे। जैसा हमने डिस्कस किया था, क्वालिटेटिव होगा, क्वांटिटेटिव होगा। क्वालिटेटिव क्या है, जो टेक्स्ट वगैरह से है। क्वांटिटेटिव जो नंबर से रिलेटेड है, या आप दोनों यूज़ करना चाहेंगे। उसके बाद जो फॉर्म ऑफ इंक्वायरी है वो कौन सी होगी, अगर आपके से रेलिवेंट है फॉर्म ऑफ इंक्वायरी कौन सी बनती है जो हमने डिस्कस की थी, उसमें वो आप मेंशन कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली ये जो मेथड है ये आपके रिसर्च क्वेश्चन को कैसे आंसर करेगा, वो चीज़ मेंशन करें। अगेन इन सब को आपने लॉन्ग फ्रेजेस में, लॉन्ग पैराग्राफ्स में नहीं लिखना, बड़े कॉन्साइज किस्म के बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, बड़े कॉन्साइज किस्म के बुलेट या फ्रेजेस की फॉर्म में लिखना है। फिर आपने बताना है कि आप डेटा कैसे गैदर करेंगे। डेटा कैसे गैदर करेंगे, फॉर एग्जांपल अपना मेथड क्या होगा, पार्टिसिपेंट्स कौन से होंगे, डॉक्यूमेंट्स होगी या डेटा सोर्स होगी, कितने लोग होंगे, या जैसे सोर्सेज हैं जो आप प्लान करना चाह रहे हैं, जो आप यूज़ करेंगे, उनके बारे में लिखें। और ये आपकी डेटा कलेक्शन स्लाइड बनेगी। फिर आपकी एथिक्स एंड लिमिटेशंस होंगी। जब आपने डेटा गैदर किया, कैसे गैदर किया, उनको जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको बताया कि आप क्या रिसर्च करना चाह रहे हैं बिफोर यू स्टार्टेड गैदरिंग द डेटा फ्रॉम देम। और उसके अलावा आपने प्राइवेसी का ख्याल रखना है कि जिससे डेटा गैदर किया आप मेक श्योर करें अगर उन लोगों के नाम, एज, जेंडर या ऐसी इंफॉर्मेशन है तो उसको एनोनमाइज करेंगे। आप ये मेंशन करें कि हम उनका जो इन्फॉर्मेशन है उसको हाइड करेंगे। हम ये नहीं बताएंगे कि ये XYZ बंदा है जो यहाँ का रहने वाला है, इसकी इतनी उम्र है, ये जेंडर है और इसकी बेसिकली हम इंफॉर्मेशन है। उन सब चीज़ों को हम हटा के जो हमारे काम का डेटा होगा सिर्फ उसको यूज़ करेंगे। कोई ऐसे रिस्क या सेंसिटिव इश्यूज हैं वो मेंशन करें, 1 से 2 लिमिटेशंस जो आपके प्रपोजल में है। ऑफ कोर्स हम ये कभी नहीं कह सकते कि हमारा प्रपोजल जो है वो फुल फ्लैज है, उसमें सारे सवालात के जवाब हैं। हम उसकी लिमिटेशन ज़रूर मेंशन करना चाहते हैं और वो आपने भी मेंशन करनी है। क्या फाइंडिंग्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आपके जहन में होगा कि इस डेटा, इन रिसर्च क्वेश्चंस की बेस पे ये जो डेटा गैदर किया है, ये जो मेथड यूज़ करेंगे हम, उसमें हम क्या जवाबात हमें मिल सकते हैं। मेक श्योर जो आपके वर्ड्स हैं वो केयरफुली सिलेक्ट करने हैं। आपने ये नहीं कहना कि फॉर श्योर यही होगा। मे, माइट, कुड और विल, माइट हेल्प अस, कैन हेल्प अस और मे हेल्प अस एक्सप्लोर और कुड गिव अस एन इनसाइट इनटू दिस थिंग, इस किस्म के वर्ड्स यूज़ करने हैं। और यही बताना है कि हु मे बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस स्टडी, कि कौन सा टारगेट एरिया है, डोमेन है, पॉपुलेशन है या फिर ग्रुप है जो इस स्टडी से जिसका फ़ायदा हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स आपने रेफरेंसेस देने हैं और अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट देनी है। 3 से 5 रेफरेंस बताएंगे जो आपने लिटरेचर में यूज़ किए थे। उसके अलावा अगर कोई आपने फॉर एग्जांपल कोई मेथड है या कोई ऑलरेडी पब्लिश डेटा है जो आपने यूज़ किया है, उन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। तो मेक श्योर करें कि रेफरेंसिंग स्टाइल कंसिस्टेंट हो। और उसके अलावा एंड पे जो एक सेंटेंस है वो आपने अपने प्रपोजल के बारे में लिखना है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है और इसी प्रपोजल का वाई दिस प्रपोजल इज इम्पोर्टेंट, इसकी क्या फ़ायदा क्या है, किस क्यों इसकी ज़रूरत है। ये प्रेजेंटेशन थी। फॉर्मेट, कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज सोबिया का जो क्वेश्चंस हैं, सोबिया हम आपके क्वेश्चंस दे सकते हैं। आप काइंडली अपना माइक अनम्यूट करके सवाल पूछ सकती हैं। शाजिया। शाजिया, शाजिया थी, शाजिया, सॉरी, माय बैड। जी अस्सलाम वालेकुम। जी एक तो ये कि अभी जो आपने बताया इसमें बैकग्राउंड किसका बताना है, तो जो आपने कहा ना कि बैकग्राउंड आपको बताना होगा, तो आपने क्यों ये टॉपिक्स चूज किया, इसका बैकग्राउंड बताना है, किस चीज का बैकग्राउंड बताना होगा? आपके था ना प्रेजेंटेशन में अभी आपके एक स्लाइड पे था कि बैकग्राउंड बताना पड़ेगा। बैकग्राउंड बेसिकली टॉपिक का ही बताना होता है कि बाज़ दफ़ा कोई डेफिनेशंस हो सकती हैं, कोई टर्मिनोलॉजी हो सकती है। तो हम्म। बैकग्राउंड में आप वो बेसिक्स बता के उसको बिल्ड करते हैं ताकि जब आगे प्रॉब्लम पड़े तो लोगों को समझ आए। तो वो बैकग्राउंड बेसिकली नॉट द स्टोरी इन योर हेड, इट्स बेसिकली टू हम्म। एक्सप्लेन द टॉपिक। जैसे अगर ईएम रेडिएशंस हैं या कोई और आपने ऐसा हम्म। एवोल्यूशन का वर्ड यूज़ किया है अल्जाइमर या डिजीज है कोई। अल्जाइमर्स, तो जैसे आप जैसे अल्जाइमर्स को मेरा रिटायरमेंट है, मेरा रिटायरमेंट का कर रही हूँ, तो उस पे मैं क्या लिखूं बताऊंगी? रिटायरमेंट में इफ देयर इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड तो आपको हम्म। नहीं बैकग्राउंड, आप अगेन टॉपिक पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर हम्म। कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी है, कोई ऐसी टेक्निक है, तो आपने फिर उसकी पहले डेफिनेशन देनी होती हैं ताकि बाद में जो भी पढ़े आगे की जो चीज़ हो वो लोगों को समझ आ सके। सही है, रिटायरमेंट तो फिर बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसका तो बिल्कुल, सब मसलन दैट्स है ना। उसमें तो वो तो लेकिन आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि रिटायरमेंट आप एज से स्पेसिफाई कर रही हैं या फिर ये कि हम्म। बेसिकली उसको बेसिक वोकेबलरी की सेंस में, जैसे हमने एक पेपर देखा था तो उसमें उन्होंने बताया था स्क्रीन टाइम
में क्या क्या आ रहा है स्क्रीन टाइम में, वो यूट्यूब, वीडियो गेमिंग और इस तरह के सारे कर रहे हैं। एक और पेपर में था कि सिर्फ सोशल मीडिया पे जो टाइम स्पेंड होगा वो उस टाइम को देखेंगे। तो बेसिकली आप अपना बिल्ड करते हैं, नैरेटिव बिल्ड करने के लिए जो कुछ की टर्म्स हैं और कुछ अंडरस्टैंडिंग जो है वो बैकग्राउंड में आती है। तो अगर आपकी कुछ ऐसी स्पेसिफिक्स हैं कि रिटायरमेंट की क्या डेफिनेशन है आपके जहन में, कि जो लोग अब जॉब छोड़ चुके हैं, 60+ हैं, तो उसको आप रिटायरी कंसिडर करेंगी? अगर किसी ने फॉर एग्जांपल फीमेल जो हैं, या फिर आप सिर्फ मेल्स पे ही करेंगी, या उसमें ये होगा कि सिर्फ जॉब्स वाले ही जो लोग हैं, या फिर आप जेनेरिकली 60+ को आप काइंडली लाइक उसे काइंड ऑफ रिटायर्ड कंसिडर करेंगी, क्योंकि उस टाइम तक बच्चे भी बड़े हो चुके होते हैं, चाहे वो घर की जिम्मेदारियां देख रहे हैं या बाहर की, तो मोस्ट ऑफ देम आर फ्री नाउ। तो इस तरह की कुछ अगर आपने बिल्ड करना है तो वो आप फिर बैकग्राउंड में बता सकती हैं। ठीक। अच्छा, अब मैं अब टॉपिक पे अपने आती हूँ कि मैंने अभी तक जो है ना, जैसे अपने माशाल्लाह से आप लोगों ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, चीजें तो समझ आ गई हैं। मुझे थोड़ा देर से समझ आ रहा था सब चीजें, लेकिन खैर मुझे अब जहां तक मैंने फिर आपका होमवर्क करना शुरू किया और मैं फिफ्थ तक पहुंच चुकी हूँ, फिफ्थ लेक्चर तक। लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जो मैंने सोर्सेज 5 सेलेक्ट किया, अगर अच्छा हर सोर्स जो है वो बहुत ही मतलब लग तो रही कि बिल्कुल बहुत ही मेरे काम की है सारी चीजें, लेकिन फिर मैं अपना ये भूल जाती हूँ कि मेरा अपना टॉपिक क्या है, कि मुझे करना क्या है। तो ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ। दूसरा है कि ये सारी जो लोगों ने खुद भी बहुत सारी चीजें, अगर मैंने जैसे अपना आखिर में अपना टॉपिक ये रखा कि हाउ एजुकेशन कैन अपलिफ्ट रिटायरीज हेल्थ इन पाकिस्तान, ठीक है। और जो मैंने रिसर्च पढ़ी है, ज्यादातर जो सोर्सेज हैं वो है कहीं तुर्की की है, और यूएस और पोर्चुगल की कोई दो टू कल्चर की उन्होंने वो की हुई थी, उसके बाद चाइना की भी है। तो इस तरह की जो चीजें, एक पाकिस्तान की भी है। तो अच्छा, सब ने कहा कि लोनलीनेस भी इसमें आ रहा है, डिप्रेशन भी आ रहा है, और ये सब कुछ भी आ रहा है। लेकिन उसमें मैं क्या चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि एक तो पाकिस्तान में मुझे इस तरह की चीजें नजर नहीं आ रही है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इससे आगे अब मैं क्या करूँ, सो गैप को मैं किस तरह से वो करूँ, गैप को कैसे आइडेंटिफाई करूँ। जो आपने था ना कि उसका रिव्यू लिखना था, मैंने समरी तो लिख ली, लेकिन मैं रिव्यू नहीं लिख पाई अभी तक। अच्छा, उसमें गैप ये है कि अगर आपने हम्म रिटायरीज का देखा है और लॉनलीनेस ये चीज देखी है, तो हम्म। एजुकेशन को किसी ने एज प्रोटेक्टिव फैक्टर जो है वो असेस किया दिखाया है, है। कि जो लोग ज्यादा एजुकेटेड हैं दे आर स्लाइटली बेटर ऑफ देन। जी 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 जी। तो इस तरह की जैसे स्टडीज आपको मिली हैं और पाकिस्तानी पॉपुलेशन पे मिली हैं? नहीं, पाकिस्तान में तो नहीं मिली, चाइना में मिली थी, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी एक, कि वो तो उसने बस आप कहा उसे कि पाकिस्तान पे कर सकती हैं, सेम स्टडी सेम मेथोडोलॉजी, बट हम्म। पाकिस्तानी पॉपुलेशन पे। क्योंकि हमारी फिजिकल एक तो जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है चाइनीज़ की निस्बत। तो हम्म बाज जो हम जेनेटिकली भी आप बहुत सारी डिप्रेशन और दूसरी मेंटल डिजीजेस के लिए ज़्यादा हम्म सेंसिटिव हो सकते हो या ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो सकते हो। दूसरा ये कि हमारा रिलीजन का एलिमेंट आ जाता है, वो भी आपको एक तरह से प्रोटेक्ट करता है सर्टन चीज़ों से। तो इंटरेस्टिंग होगा अगर आप मतलब बिल्कुल वही जो उन्होंने मेथड अप्लाई किया सारा कुछ आप उनसे इंस्पिरेशन ले सकती हैं। बट द हम्म। ओनली डिफरेंस विल बी कि आप पाकिस्तानीज पे टेस्ट करेंगी, इफ देयर इज नॉट ऑलरेडी अ स्टडी, सो दैट कैन बी वन गैप। हाँ, फिर उसको पाकिस्तान लिख के मैं और थोड़ा सा सर्च कर लेती हूँ। इसलिए कि हाँ। चाइना ने, जैसे उन्हें ये देखा कि जहाँ जितने भी पढ़े ना, सब में ये आ रहा था कि जहाँ भी एजुकेशन हो रही है वहां पे वो बेहतर है, और जिन्होंने मतलब जो टीचिंग कर रहे हैं, कोई भी अपना स्किल्स दे रहे हैं, किसी कुछ भी कर रहे हैं, तो वो बेहतर है उनकी कंडीशन बनिस्बत उसके जो लोग नहीं कर रहे हैं। और उसी तरह से लोनलीनेस भी उनकी ज्यादा बढ़ती चली गई है। तो ये सारी चीज थी। तो मुझे ठीक है, मुझे थोड़ा सा वही बेसिकली थोड़ा। गैप एनालिसिस आपको अगर याद लेक्चर देखना तो गैप एनालिसिस ये भी हम्म देखते हैं कि जो सेम काइंड ऑफ रिसर्च, अभी फ्लैग कह रही थी कि सेम काइंड ऑफ रिसर्च जो हम्म है हम्म वो हम्म। एक डिफरेंट पॉपुलेशन पे नहीं हुई। तो आप ये देख ठीक सकते हैं है। कि जो चाइनीज रिसर्च है, जो या टर्किश रिसर्च है, उसमें हम्म। उनका मेथड क्या था, उन्होंने इंटरव्यूज ठीक है। लिए, उन्होंने सर्वे किया, उन्होंने क्या किया। आप हम्म। उसी चीज को रेप्लिकेट कर सकती हैं, सेम क्वेश्चंस पूछ सकती हैं, सेम इंटरव्यू क्वेश्चन, सेम सर्वे क्वेश्चन पूछ सकती हैं, लेकिन पाकिस्तानी पॉपुलेशन। लेकिन पाकिस्तानी पॉपुलेशन, ठीक है हाँ। ठीक है, सही।
तो फिर इसको ये मैं ये कह सकती हूँ, इसका रिव्यू मैं ऐसे कर सकती हूँ कि जैसे कि मुझे ये सारी साइट्स मैंने पढ़ी और सोर्सेज पढ़ी और उससे ये नजर आ रहा है कि हमें पाकिस्तान में ये चीजें नजर नहीं आ रही हैं, हाँ जी। जिसका मुझे जो गैप नजर आ रहा है, तो हमें आप ये कह इससे सकते कुछ। हैं टू हाँ जी, टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज और टू बेस्ट ऑफ आवर हम्म। नॉलेज वी कुडंट फाइंड हम्म। एनी स्टडी दैट वाज डन ऑन द पॉपुलेशन दैट वाज लोकेटेड इन पाकिस्तान और पाकिस्तानी हम्म। डेमोग्राफिक्स. So it will be a good research question or research direction to analyze Pakistani population based on these methodologies that are done in Chinese or Turkish populations. ठीक है, ठीक है। जी. और उसमें आप एक दो अपने गैप को और स्ट्रेंथ देने के लिए आप कुछ ऐसी स्टडीज ढूंढ सकती हैं जो स्लाइटली डिफरेंट सेटिंग्स में हो, और रिसर्चर्स ने जैसे अगर वो चाइना में थी या कहीं और थी तो हम्म। स्टिल उन्होंने अपनी लोकल पॉपुलेशन पे अप्लाई की एंड दे फाउंड समथिंग. क्योंकि इट्स ऑलवेज इंटरेस्टिंग टू सी कि अगर जो चीज़ चाइना पे अप्लाई हुई है वही कि आपका हम्म। एथनिक बैकग्राउंड, मेकअप, जेनेटिक मेकअप, ये चीज़ें फ़र्क हैं. हम्म। तो हम्म। रिजल्ट जो है, और स्पेशली रिलीजन का एक बड़ा फैक्टर है, जो अगर आप टर्की में हुई हुई है देन वी माइट बी सिमिलर. लेकिन हम्म। रिलीजन जो है वो मेंटल वेलबींग में काफ़ी रोल प्ले करता है एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दैट एज वेल. तो उस सेटिंग में देखना कि एजुकेशन का क्या इफेक्ट है, कितना इफेक्ट जो है वो कल्चरल वजूहात से आ रहा है और कितना जेन्युइनली एजुकेशन के साथ रिलेट कर सकते हैं आप, तो वो हम्म। चीज़ें आइसोलेट करना. तो इस तरह का कुछ गैप आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. दूसरा जो सबसे रेलेवेंट पेपर है ना, उसका लिमिटेशन सेक्शन भी ध्यान से चेक करें कि उन्होंने ज़रूर लिखा होगा कि फ्यूचर वर्क में हाउ टू एक्सटेंड दिस रिसर्च, क्या रह गया है जो हमने अभी नहीं किया और कैसे इसको एनहांस किया जा सकता है. सो उससे भी आपको आइडियाज़ मिलेंगे. अच्छा रीड, अच्छा ठीक है। जैसे अच्छा कल वाले जो लेक्चर में था बायस करके, अब वो बायस को मैं इसमें कैसे लाऊं, इसलिए कि मेरा तो सारा ही उसके साथ, जैसे आपने कल था ना एक ऑप्शन ये था कि आप वो चीज उन लोगों से बात ना करें, जैसे मेरे, अब अगर मैं किसी सवाल करती हूँ अपने फैमिली वालों से पूछती हूँ तो मुझे पता है कि वो मेरी मर्जी के जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना, वो उसी एक माइंडसेट के लोग हैं, या जो भी मेरे अपने फ्रेंड्स हैं या जो भी। लेकिन अब अगर मैं इस वाले इसमें डालूं तो मैंने तो वो सारे जो है जो बहुत प्रो इस तरफ लेके जा रहे हैं। अगर जैसे मेरा आइडिया था कि आपको रिटायरमेंट के बाद लोग बहुत अकेले हो जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो कुछ करते हैं, वरना ज्यादातर डिप्रेशन में या कि सैडनेस में जो हमें अतराफ में नजर आता है, चीजें नजर आती हैं, तो वो नजर आ रही थी। तो मेरे तो सब के सब मेरे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जितनी मैंने 5 सोर्सेज निकाली हैं, तो ये बायस नहीं हो जाएगा ये? नहीं, लिटरेचर और सैंपल दोनों फर्क है. वो हम सैम्पलिंग बायस की बात कर रहे थे, हम अच्छा। लिटरेचर बायस की बात नहीं करते. लिटरेचर में तो आप रेलिवेंट लिटरेचर ही निकालेंगे ना, वरना तो वो आपका लिटरेचर रिव्यू करने का कोई मकसद ही नहीं. तो वो तो हम्म। आपने ठीक किया जो किया. जो बायस है दैट्स जब आप डेटा गैदरिंग करेंगी तब हम्म। आपने मेक श्योर करना है कि जो सैंपल है वो पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट करे. उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि अगर आपने ये कहा है पाकिस्तानी पॉपुलेशन, तो हम्म। पाकिस्तान में डिफरेंट इनकम ग्रुप हैं, डिफरेंट हम्म। एथनिसिटीज विद इन पाकिस्तानी है, कि पठान है, पंजाबी हैं, और दूसरे डिफरेंट जेनेटिक मेकअप बहुत के सारे, लोग बिल्कुल हैं. बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। आपका सैंपल ऐसा होना चाहिए जो पॉपुलेशन को सही से, ये ना हो कि आप सारे कराची के जो एलीट क्लास के लोग हैं बस उनसे बात हम्म। करें और बाकी, और फिर कहें कि ये पूरे पाकिस्तान पे यही चीज़ अप्लाई होती है जो इनका रिजल्ट निकला है. सो दैट्स अ समझ गए। बायस्ड सैंपल. हाँ, वो बायसनेस जो हम्म। है वो और है, और जो लिटरेचर रिव्यू है दैट्स अ सेपरेट थिंग. ठीक है, ठीक है। आज तक इस तरह का एक था जो मैंने पोर्चुगल और यूएस का एक उन्होंने टू कल्चर का वो किया था, उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा कि एक जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कोई लीड हैं, कोई मेन है, वुमेन है, चिल्ड्रन है, सबका अलग अलग उन्होंने जो है ना वो डाटा निकाल के रखा हुआ है। तो वो उसको मैं डिटेल से पढ़ के, तो उसी हिसाब से करना चाहिए मुझे, उसका मतलब है। जी, आपने सैम्पलिंग बायस का ध्यान करना है कि आपका जो हम्म। बेसिकली जो भी आपकी टारगेटेड पॉपुलेशन है, अगर तो आप पहले से लिमिट कर देती हैं कि आप सिर्फ शहरी लोगों पे करेंगी, तो फिर हम्म। आपने देखना है कि जो शहरी लोग हैं वो वेल रिप्रेजेंटेड हैं. शहर में गरीब भी होता है, अमीर भी होता है, दरमियाना हम्म। तबका भी है. अगर आप कहती हैं पूरा पाकिस्तान है तो फिर देहाती भी हो, शहरी भी हो. तो फिर आपने बस बायस नहीं आने देनी इस सेंस में कि आप पूरी रिप्रेजेंटेशन आपने नहीं की. यहाँ सिर्फ अगर आप कहती हैं कि दोनों जेंडर्स हैं तो आप सिर्फ बंदों से सवाल पूछें, खवातीन को इंक्लूड ही हम्म। ना करें, तो ये आपका हम्म। बायस डेटा है. जो रिजल्ट होंगे वो फिर सही रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे पॉपुलेशन को. तो बायस ठीक का है, ये ठीक है। इफेक्ट आता है. सही, समझ आ गई, ये वाला समझ आ गई। ठीक है। या फिर इस तरह भी बायस आ सकती है कि आपकी मर्जी के कोई कैंडिडेट जो है वो जवाब नहीं दे रहा, तो आप कहें इसका डाटा मैंने डालना ही नहीं है, अब मैं वही डालूंगी जो कह रहा है कि हाँ हमें मसला है.
तो इस तरह भी नहीं करना, आपने जो भी आपको जेन्युइन डेटा मिल रहा है वो सारा का सारा यूज करना है। अच्छा, जो भी जेन्युइन मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, कल जो वैलिडिटी थी और रिलायबिलिटी तो दोनों था ना, ये सारे मैं उसको मैं अपने उसमें नहीं समझ नहीं पा रही थी। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कल के जो टॉपिक में हमने पढ़ा है कि उसको वैलिडिटी एंड मेरे इस टॉपिक पे कैसे आ रहा है वो। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी जर्नल किसी रिसर्च के आप एक तरह से कह लें दो पैरामीटर्स या एट्रीब्यूट हैं कि जब आप रिसर्च कर लेते हैं तो वो रिलायबल होनी चाहिए। उसका मतलब ये है कि अगर कोई और, फॉर एग्जांपल आपने डाटा गैदर किया पाकिस्तानी लोगों से, उनसे ठीक है। कहा कि मैंने ये क्वेश्चनेयर भी आपने बता दिया कि मैंने ये सवाल पूछे हैं, इतने लोगों से पूछे हैं, ये रिजल्ट आया है, ठीक है। इस रिजल्ट पे मैंने ये वाला स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अप्लाई किया है, ये हम्म। एवरेज लोगों का एवरेज जो रिस्पांस है वो ये है, और आपने एक पूरा वो दिया। अब 5 महीने बाद मैं वही जाके सेम रिसर्च करती हूँ, मैं डाटा भी सेम यूज़ करती हूँ और स्टैट्स का जो फंक्शन है वो भी सेम लगाती हूँ, लेकिन मेरी एवरेज कुछ और आती है। तो ये एक बुरी रिसर्च थी। या तो आपने रिसर्च मेथड अप्लाई करते हुए कोई मिस्टेक की, या आपने डाटा क्लीन सही से नहीं किया, या फिर ये होता है कि मैंने मेथड तो सही लगाया और जब मैंने दोबारा पाकिस्तानी पॉपुलेशन का किया तो रिजल्ट जो है वो सेम नहीं आए। तो ये इट्स नॉट अ रिलायबल रिसर्च। तो रिलायबिलिटी रिसर्च की ये है कि एक एक्सपेरिमेंट इतने अच्छे से रिपोर्ट किया जाए, उसका जो हम कल बेसिकली उसमें बायसेस ना हो, वो सही से पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, और उसको जब रिपोर्ट किया जाए तो सारी डिटेल्स मौजूद हों, तो वो एक रिलायबल रिसर्च बनती है कि जब आप एक्सपेरिमेंट कहीं भी और दोबारा करो तो सेम रिजल्ट आप रिक्रिएट कर सकते हो। अब ये कह लें कि ठीक है। अगर सेब दरख्त से गिरा, तो अगर हम्म। न्यूटन ने उसे नीचे को गिरते देखा और बाद में कोई देखे कि वो नीचे नहीं गिर रहा ऊपर जा रहा है, तो ये नॉन रिलायबल रिसर्च है, उसको हमेशा नीचे ही गिरना चाहिए। ये एक रिलायबल एक्सपेरिमेंट है। तो आपने जब अपनी सारे डिज़ाइन करनी है रिसर्च, तो मेक श्योर करना है कि आप स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स यूज़ करें, उसमें एथिक्स भी हों, उसको वैलिडेट भी किया जा सके और वो रिलायबल या रिप्रोड्यूसेबल भी हो। सिर्फ ये ना हो कि आपके तो रिजल्ट आए उसके बाद कोई और उसे करने की कोशिश करे तो उसके आए ना। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है, स्पेशली पुरानी जो रिसर्च थी उसमें ऐसे होता था कि आपने पिछली रिसर्च को बिल्ड करनी है ना। व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स, तो उसमें ये था कि हमने एल्गोरिदम ये कि एक जैसे टेक्निक है और हमने उसे इन्हांस करना था। तो उसकी जो पहली स्टेज थी वो ये थी कि वो किसी और का काम था और हमने उसको एज इज इम्प्लीमेंट करना था, और जब वो रिजल्ट आ जाने थे फिर हमने उसको अपने काम के साथ कंपेयर करना था और बताना था कि हमारा काम कैसे बेहतर है। लेकिन उसमें एक स्टेज ये थी कि हम उन्हीं के डेटा पे उन्हीं का काम पहले इम्प्लीमेंट करें और जो रिजल्ट हैं वो हमारे सामने आए। और जब हमने वो किया तो जो रिजल्ट उन्होंने पेपर में लिखे हुए थे और जो रिजल्ट प्रैक्टिकली आ रहे थे वो दोनों मैच ही नहीं कर रहे थे। तो ये एक बुरी रिसर्च है। ये ऐसी रिसर्च है जो रिलायबल नहीं है कि आप सेम डेटा और सेम मेथड यूज़ कर रहे हो तो कैसे हो सकता है कि जो नंबर्स हैं दे आर नॉट मैचिंग विद ईच अदर। तो उन्होंने लिखने में कोई गलती की या डाटा क्लीनिंग में कोई गलती की, लेकिन कहीं उनसे कोई ब्लंडर हुआ जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा था। तो रिसर्च में एथिक्स का जैसे आपने ख्याल करना है, आपने इस चीज़ का भी ख्याल करना है। ठीक है। तो फिर ये जो मैंने जैसे चूज किया तो उसको मैं किस तरह से फिर चेक करूं कि ये, जबकि सबके सब जर्नल में आई हुई है सारी। नहीं, आपने दूसरों की वैलिडिटी रिलायबिलिटी नहीं चेक करनी। ये कुछ एडवांस टॉपिक थे जो एज अ रिसर्चर आप लोगों को पता होने चाहिए कि जब आप डेटा के साथ डील कर रहे हैं तो आपने एथिक्स का ख्याल रखना है, आपने प्राइवेसी का ख्याल रखना है, आपने रिलायबिलिटी का ख्याल रखना है, और जब आपने रिजल्ट्स रिपोर्ट करने हैं तो ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद होनी चाहिए। अभी जिस लेवल तक आप लोग काम कर रहे हैं उसमें आप लोगों पे ये अप्लाई नहीं होता, लेकिन स्टिल आपको इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी और का काम पढ़ेंगे तो उनमें बाज़ दफ़ा उन्होंने एथिकल स्टेटमेंट्स दी होती हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि जो हमारा डेटा सेट है वो इस जगह पे पड़ा है, कोई भी उसे डाउनलोड करे, यूज़ करे और रिजल्ट जो हैं वो रिप्रोड्यूस करे। कोई लोग कहते हैं जो हमने मेथड यूज़ किया है उसका लिंक वो साथ प्रोवाइड करते हैं। तो दैट्स काइंड ऑफ कि वो रिलायबिलिटी जो है वो क्रिएट कर रहे हैं कि आप यहाँ से जाके चीज़ें लें और उसको जैसे भी यूज़ करें, आप रिजल्ट रिक्रिएट करें। वी आर कॉन्फिडेंट कि जो हमारा काम है वो जेन्युइन काम है। तो एक तरह से किसी की रिसर्च पढ़ने के लिए भी आपको इन कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है। फॉर द सेक ऑफ प्रपोजल इट डजंट रियली अप्लाई ऑन यू गाइस। ठीक
ठीक है, सही है। अच्छा, ये मेरा कंप्लीट तो नहीं हो सकेगा अगले हफ्ते तक, तो क्या करूंगी मैं, क्या प्रेजेंट करूं? इसलिए कि जो प्रेजेंटेशन में इतनी सारी चीजें थी, तो वो तो बहुत कुछ ही तक मैं हद तक पहुंची होंगी। कोई मसला नहीं, जितना भी आपका है आप उतना ही प्रेजेंट करते हैं। चलो ठीक। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। जी अ, वरीशा। कि वो जो बाईस वाले होते हैं ना, मेरा दिमाग एक जगह बार बार फंसता है, मतलब मेरी सोच एक जगह फंसती है जब मैं इस प्रपोजल के काम पे दी होती हूँ कि मुझे तो सारे बायसेस नहीं आते, और सारे बायसेस या फैलेसीज पहचाननी नहीं आती। थोड़ी बहुत जो मैंने पढ़ी है, खुद से पढ़ी है या फिर ग्रुप के साथ पढ़ी है, मुझे तो वही आती है। तो क्या मैं सारी पहचान पाऊंगी, या फिर मुझे सिर्फ उतनी ध्यान रखनी है जो जैसे आपने अभी बहुत सारी पॉइंट आउट करके जब सबकी बताई, और मैं वो सब सुन रही थी, तो वो तो मेरे दिमाग में बैठ गई कि मैं वो देखूंगी। तो यहाँ मेरा दिमाग बहुत खींचता है, और मैं फिर वो अगले स्टेप का जो वो काम जो उस वक्त करने का होता है वो करते हुए मैं अटक जाती हूँ। लाइक वो डिले होता है। अच्छा, इसलिए अगर इसमें वरीशा एक तो ये है कि रिसर्च जब भी आप करते हैं तो आपके साथ एक सुपरवाइजर अटैच होता है, और ये सिर्फ आप नहीं है, कोई भी करता है तो ऐसे ही है। दैट्स हाउ यू डू रिसर्च। यू ओके। नेवर डू इट अलोन, कि आपको एक तो कोई मेंटोर चाहिए होता है, और आपको फीडबैक चाहिए होती है जो आपको ट्रैक पे रख सके। अदरवाइज इट्स वेरी इजी टू गेट लॉस्ट इन द लिटरेचर, क्योंकि इतना कुछ, इतना मटेरियल होता है, इतना मवाद होता है। टू स्टे फोकस्ड यू नीड एक्टिव सुपरविजन। सो रिसर्च जब भी प्रॉपर रिसर्च होती है, इट्स ऑलवेज इन अ टीम एंड विद वन सुपरवाइजर एटलीस्ट, एक मिनिमम है, यूजुअली इससे ज़्यादा ही होते हैं। तो उसमें इट्स नॉट समथिंग दैट यू आर डूइंग। दूसरी, आपने जो बायसेस की बात की है, बायसेस जो आप बायसेस समझ रही हैं वो शायद कॉग्निटिव एंड इमोशनल बायसेस की बात कर रही हैं। जो हम बायसेस डिस्कस कर रहे हैं इस कोर्स में, दे आर सैम्पलिंग बायसेस। कि जब आप अपना डेटा गैदर कर रहे हैं तो हाउ डू यू मेक श्योर कि आपका जो कैसे मैं, फॉर एग्जांपल सैम्पलिंग बायस ये है कि आप कहीं मूंगफली या कोई ड्राई फ्रूट खरीदने जाएं, और आप उसमें से 2-3 पीसेस उठा के टेस्ट करें कि ये फॉर एग्जांपल बादाम है, आप बादाम खाएं और आप कहें अच्छा ये तो मीठे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बाकी के सारे भी जो पड़े हुए हैं वो मीठे ही निकलेंगे। तो ये एक सैंपल था जो आपने पूरे, वो जो भी बादाम थे उनका लिया, और आपने उनको टेस्ट करके जो कंक्लूजन निकाला या जो आपने क्वेश्चन आंसर किया, वो ऑटोमेटिकली आपने बाकी सारों पे भी अप्लाई किया। तो ये पॉपुलेशन और सैंपल का डिफरेंस है। अब आपने जो सैंपल लिया वो बायस्ड है। बायस्ड ऐसे है कि जो दुकानदार है वो सही नहीं है। उसने क्या किया, जो चखने वाले बादाम हैं वो अलग जगह पे रखे हुए हैं, और जहाँ से वो पैक करता है वो अलग जगह पे है। उसने जब आपको चखाए वो तो मीठे थे, फिर जहाँ से पैक करके दिया आपने घर जाके खाए तो वो कड़वे निकले। तो उसका सैंपल जो है वो बायस था, वो पॉपुलेशन को सही से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। मतलब वो सारे बादामों की सही रिप्रेजेंटेशन नहीं था, तो इसलिए जो क्वेश्चन आंसर हुआ वो भी गलत ही आंसर होगा। तो रिसर्च में हम इस वाली बायसनेस का ख्याल रखते हैं कि जो क्वेश्चन जिसके बारे में आंसर हो रहा है उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करें। अगर आप स्कूल के बच्चों की बात कर रही हैं तो स्कूल के बच्चों का डाइवर्स एनफ सैंपल होना चाहिए। अगर आप किसी स्पेसिफिक लिटरेचर की बात कर रही हैं कि जैसे कुछ हमारे हैं कि ट्रांसलेशंस पे हैं, तफासिर पे हैं, या फिर के फिक के स्कॉलर्स से रेलेवेंट है, तो आप 3-4-5 ऐसे स्कॉलर्स पिक करें जो सर्टेन टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं और सर्टेन क्रेडिबिलिटी भी जिन्होंने अचीव की हो। तो आप बेसिकली डाइवर्स एनफ सैंपल जो है, दैट मेक्स अ गुड सैंपल। तो वो वाली जो बायसनेस है उसको आपने कॉग्निटिव बायसेस और इमोशनल बायसेस से नहीं लिंक करना। रिसर्च में वो चीज़ें अप्लाई नहीं होती। रिसर्च में जो है वो बायसनेस सैम्पलिंग की स्टेज पे आती है। ठीक। ठीक है, ठीक। जज़ाक। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो इंशाल्लाह ख़त्म करते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट सैटरडे इंशाल्लाह विद योर प्रपोजल्स एंड योर प्रेजेंटेशंस। और जितना भी काम है उसको प्रेजेंट करें। अगेन इट्स जस्ट एन एक्टिविटी दैट यू हैव टू गो थ्रू, क्योंकि रिसर्च अगर आप लिख लें जितना मर्जी और उसको कम्युनिकेट ना कर पाए तो बेसिकली आपने 40% काम किया और 60% आपका रह गया।
तो presentation is not to evaluate you so much. We will evaluate you a little bit, but not that much. But mainly ये कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपकी एक रिसर्च का जो टॉपिक है आपने कैसे दूसरों को समझाना है, कैसे उन्हें कन्विंस करना है कि दिस इज़ अ सीरियस इनफ टॉपिक, और ये कि उसको क्रेडिबल साउंड करना कॉन्फिडेंस से 4 7 10 12 लोगों में आपने कैसे कन्वे करना है. सो दैट्स द प्रैक्टिस जो हम टारगेट करें इंशाल्लाह. जी शाजिया. ये कैसे करूंगी? क्या कैसे इसको करेंगे? ये प्रेजेंटेशन कैसे करूंगी? सबके सामने क्या बताऊंगी? ये यही जो मेरा आप हर क्लास में बताती हैं, हम यही लोग होंगे, कोई 8 9 जो रोज ये क्लास में तो मैं होते आपसे हैं. सवालात करती हूँ, बता थोड़ी नहीं होती, मैं तो पूछ रही होती हूँ आपसे। नहीं तो नहीं, आप कर लेंगी, परेशान नहीं होना. और जस्ट कोई नहीं, हम आपस में ही हैं, डजेंट मैटर, नो वन इज जजिंग एनीवन. अच्छा, तो आप बीच में रखेगा मेरा, बीच में शुरू में मत रखेगा मेरा नाम। ठीक हो गया. शुरू हम मरीन से करेंगे इंशाल्लाह. हाँ, जिन लोग को बहुत अच्छा कर रहे हो उनसे ही कीजिएगा भाई। इसलिए भाई मैं तो पहली दफा जिंदगी में किया है, कभी किया हम्म, ही नहीं मैंने तो, इसलिए। ठीक है, ठीक हो गया. चलें, ठीक जज़ाकल्लाह है. खैरन कसीरन। को चलें फिर इंशाल्लाह. अगर उसामा आपने कुछ ऐड करना है तो आप करें, वरना फिर क्लास रैप अप करते हैं आज का नो, सेशन. दैट्स ऑल. बस इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह. प्रेजेंटेशंस होपफुली, अगेन वही बात है कि नो नीड टू बी वरीड. जस्ट जो आपने जितना काम किया है उसको प्रेजेंट करें, उसको शेयर करें हमारे साथ. बहुत ज़्यादा उसके हाइप या बहुत ज़्यादा उसको सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी काम किया उसको प्रेजेंट करें. सोबिया का भी कोई सवाल है? जी सोबिया. मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा आप लोगों का शुक्रिया। आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, आप लोगों ने इतनी हमारे लेवल पे उतर के हमें प्रेजेंटेशंस दी हैं और सारी टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेन की हैं, हमारे क्वेश्चंस को, और उनको हर एक कुछ एनालाइज किया है, पॉलिश किया है। बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। आपके लेक्चर्स फर्दर भी बार बार सुन सुन के भी और फर्दर काम आते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको बेहतरीन अजर दे और बहुत तरक्की दे, कामयाबी दे, अल्लाह अपनी कुर्बत दे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर सोबिया फॉर इनकरेजिंग. इंशाल्लाह हम आप लोगों से एक फीडबैक फॉर्म भी शेयर करेंगे, एंड वी आर होपिंग कि आप हमें गाइड कर सकेंगे अगर हम फ्यूचर में ये कोर्स ऑफर करते हैं तो हाउ कैन वी मेक इट बेटर. क्या चीज़ें हैं जो हमने सही की और क्या चीज़ें हैं जो हम बेहतर कर सकते हैं. बट जज़ाकल्लाह खैर, आप सब ने टाइम दिया और हमें मज़ा आया. वी enjoyed our time and we learned a lot of things as well कि कैसे एक डिफरेंट कोहोर्ट में क्योंकि यूजुअली जब हम ये कोर्स डिलीवर करते हैं तो हमारे सामने मास्टर्स या पीएचडी के स्टूडेंट्स होते हैं. तो दैट्स अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस. और ऐसे कि आपकी नहीं भी कोई एजुकेशन या है भी, आप किसी भी फील्ड से हो, और फिर वो आप जो पैशन से जो लोग स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको तो शायद मजबूरी होती है कि उन्होंने एडमिशन लिया हुआ है. पर जब लोग पैशन से पढ़ते हैं तो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस कि चाहे 5 6 स्टूडेंट्स ही हों, बट दे आर जेन्युइनली पैशनेट अबाउट लर्निंग. एंड तो उनके क्वेश्चंस, उनके साथ इंटरेक्ट करना, इट्स वेरी डिफरेंट एंड वी एंजॉयड इट. जज़ाकल्लाह खैर टू ऑल ऑफ यू. अस्सलाम वालेकुम. ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर. सी यू इन नेक्स्ट क्लास. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम।